अगर तुम आज रात अपनी बीवी के करीब गए तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। याद रखो, उस लड़की को सजा देने के लिए तुमने निकाह किया है। सास की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं घर की मुलाजमा थी। शादी वाले दिन मुझ पर हक महर की रकम 20 लाख चोरी का इल्जाम लगा था। मैं चोर नहीं हूँ। मैं हाथ जोड़े खड़ी थी। मेरा शोहर मुझे खूनखार नजर से देख रहा था। बताओ, पैसे कहाँ हैं? मेरी जान निकल गई जब वो मुझे घसीटता हुआ अंदर। मेरी जिंदगी का पहला नाम लावारिस था। वो नाम जो स्कूल के दाखिला फॉर्म में खाली बॉक्स के साथ लिखा गया था, जहां वालिद का नाम आना था। हर बार जब मैं फॉर्म पर दस्तखत करती, मुझे लगता जैसे मैं अपनी पहचान से इनकार कर रही हूँ, जैसे मेरा वजूद किसी की गवाही के बगैर अधूरा है। खाला कहती थी, तुम्हें हमने पाला है, सर पर छत दी है, खाने को रोटी दी है, क्या ये कम है? नहीं, ये कम नहीं था, मगर जो कभी दिया ही नहीं गया वो भी तो वापस नहीं मांगा जा सकता। मोहब्बत, अपनापन, शफकत, ये तो उन जज्बात का नाम है जो शायद सिर्फ असली औलादों के लिए रखे गए हों। हालांकि बेटी सायरा हर दिन मुझे ये जताने में लगी रहती थी मैं किसी और की बाकियात हूँ। मैं जो उसकी अलमारी के पुराने कपड़े पहनती थी, उसके जूतों की टूटी एड़ियां ठीक करके पहनती थी, उसके पिछले साल के स्कूल बैग में किताबें रखती थी। मैं चुप रहती थी क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे, ना अख्तियार। जब अम्मी और अब्बू की मौत का सुना, मैं 5 साल की थी। कुछ भी याद नहीं, सिर्फ धुन में लिपटी एक शाम याद है। मैं एक सफेद कफन के किनारे बैठकर उनके हाथ देख रही थी, जैसे वो पलटकर उठ जाएंगे और कहेंगे, चलो बेटा घर चलें। लेकिन वो कभी ना जागे और मैं हमेशा के लिए दूसरों के घरों की लड़की बन गई। हालांकि घर के हर कमरे का एक असूल था, मेरी जात को नजरअंदाज करो मगर इल्जाम देना ना भूलो। कभी अगर पानी का जग गिरा तो खाला की नजर सायरा पर नहीं गई थी, सीधा मुझ पर थप्पड़ पड़ा। कभी कपड़ों पर दाग लग जाए तो कहा जाता, दूसरों की औलाद ऐसे ही जलील करती है। कभी कभी रात को छत पर जाकर आसमान देखती और खुद से सवाल करती, क्या मेरी कोई पहचान है या मैं बस एक इजाफी सफा हूँ जिसे कोई भी फाड़ सकता है। हालांकि शोर का नौकर सलीम, उसकी नजरें हमेशा मुझे अजीब सी लगती थी। कभी छुपकर घूरता, कभी पानी देने के बहाने कमरे में आता। मैं डर के मारे दरवाजा बंद रखती, लेकिन क्या फायदा, उस घर में दरवाजे सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, रिश्तों के दरवाजे भी अक्सर बंद होते हैं। और मेरे लिए तो सब दरवाजे बंद थे। मेरी छोटी सी खुशी बस इतनी थी कि स्कूल जा सकूं। लेकिन खाला अक्सर कहती थी, रोटियां गिनकर खाती हो, किताबें पढ़ने का शौक कहाँ से आ गया? फिर भी मैं हर दिन ख्वाब देखती थी, सफेद कोट, स्टेथोस्कोप और हाथ में पेंसिल, डॉक्टर बनने का ख्वाब था। शायद इसीलिए खाला मेरी आंखों से नफरत करती थी। उन्हें मेरी आंखों में अपनी बेटी से ज्यादा रोशनी नजर आती थी, वो रोशनी जो मेरी नहीं थी, मेरी ख्वाहिशों की थी। और शायद यही रोशनी उन सबको अंधा कर देती थी। उस रात जब खाला ने सायरा को नया जोड़ा दिया और मुझे उसके पुराने कपड़ों की गठड़ी पकड़ा दी, मैंने पहली बार आईने में खुद को देखा। ना आंखें मेरी लगती थी, ना चेहरा। क्या मैं वाकई वजूद रखती थी या मैं सिर्फ खाला के एहसानों का बोझ बनकर पैदा हुई थी? मैं जानती थी मैं यतीम थी, लावारिस थी, मगर क्या ये मेरी पहचान थी या वो शनाख्त थी जो दुनिया ने मेरे लिए चुनी? कभी कभी पहचान भी जुल्म बन जाती है, और शायद मेरी पहचान मेरा सबसे बड़ा जुर्म थी। हालांकि घर में ख्वाबों की कोई इजाजत नहीं थी। यहाँ नींद का मतलब सिर्फ थकन से गिरकर सोना होता था, ख्वाहिश से आंख बंद करके कोई तस्वीर देखना नहीं। मगर मेरे अंदर एक जिद पल रही थी। छोटे छोटे कदमों में बड़ी राहें छुपी थी। स्कूल से वापसी पर जब सब आराम करते, मैं कमरे के एक कोने में छुपकर अपनी साइंस की किताब खोलती, जिस्म पर सख्ता हाल यूनिफॉर्म, हाथों में झुर्रियों वाले सफे और दिल में एक ख्वाब, सफेद कोट पहनकर अस्पताल की राहदारियों में चलने का। कुछ ख्वाब होते ही ऐसे हैं जो सच्चाइयों से ज्यादा खतरनाक लगते हैं। एक दिन खाला ने मेरे हाथ में नोट्स देख लिए। पहले आंखें तंग हुई, फिर आवाज तेज, डॉक्टर बनना है, हमने तो बेटियों को घर संभालना सिखाया है, तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजेंगे। उस लम्हे मुझे लगा जैसे ख्वाब देखना भी गुनाह है, मगर मैंने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस नोट्स लेकर अपनी चादर में छुपा दिए। कभी कभी खामोशी बगावत से ज्यादा बोलती है। खाला दिन में छोटे मोटे ऑर्डर लेकर कपड़े सीती थी और शाम में मोहल्ले की खवातीन से गीबत समेटती थी।
उन्हीं वक्तों में जब वो मसरूफ होती, मैं पीछे के दरवाजे से निकलकर शाम को पुराने ट्यूशन सेंटर में चली जाती थी। उस छोटी सी गली के कोने पर बना वो पुराना ट्यूशन सेंटर मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। बिजली कभी होती कभी नहीं, फर्श टूटा होता, दीवारों पर चाक के निशान, लेकिन वहाँ मेरे ख्वाबों की लकीर साफ दिखाई देती थी। उस्ताद ने एक बार कहा था, अगर तुम्हें हर कोई रोक रहा हो तो समझो तुम सही सिमत में हो। मैंने ये जुमला दिल पर लिख लिया था। हर शाम जब वापस घर आती, हालांकि निगाहें मुझे नोचती थी। कहाँ थी? पड़ोस में सफाई करवा रही थी। मेरी जुबान से झूठ फिसलता था, लेकिन वो झूठ मेरे ख्वाबों को बचाने के लिए था। हर महीने जब टीचर एक छोटा सा स्टार लगाकर मेरी कॉपी वापस करते, मैं उस सफ़े को कॉपी से फाड़कर अपनी डायरी में रख लेती। वो छोटे स्टार मेरे लिए तमगे थे, मेरी कामयाबी की पहली ईंटें। सायरा कभी कभार मुझे सवालिया नजरों से देखती, जैसे भान चुकी हो कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन उसने कभी खाला से कुछ ना कहा। शायद उसे भी मेरे अंदर की जंग में दिलचस्पी थी, या शायद वो चाहती थी कि मैं खुद ही हार जाऊं, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं थी। एक दिन टीचर ने कहा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, अगर तुम MBBS की तैयारी शुरू करो तो कुछ बन सकती हो। ये सुनकर मेरे हाथ लरस गए। क्या वाकई क्या कोई और भी था जो समझता था कि मैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं बनी? मैंने उस दिन अस्पताल का ख्वाब पहली बार आंख खोलकर देखा। नर्सों की सफेद वर्दियां, मरीजों के चेहरे, दवा की खुशबू और मेरे नाम की तख्ती, डॉक्टर नूर फातिमा। मैं उस रात सो नहीं सकी, ना ही नींद की कमी से, बल्कि ख्वाबों की ज्यादती से। मुझे एहसास होने लगा था कि अगर मैंने एक बार रास्ता बनाना शुरू कर दिया है तो खाला की ताने, सलीम की नजरें या सायरा की सर्द मुस्कुराहट मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये वो रास्ता था जो कांटों से भरा था, और खाला, उनकी नजरों में अब सिर्फ शक नहीं बल्कि खतरा भी था, क्योंकि एक खामोश दबे हुए वजूद ने अगर उड़ने की कोशिश की तो सबके पर जलेंगे। जब आपको लगता है कि आपको ख्वाब किसी हद तक करीब आ रहा है तो जिंदगी अक्सर आपकी उंगली थाम कर खींच लेती है जमीन पर, और बाज़ औक़ात वो जमीन भी इतनी बेरहम होती है कि वहाँ खड़ा होना भी एक जंग बन जाता है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। खाला घर पर नहीं थी, वो अपनी सहेली की बेटी की मेहंदी में गई थी और जाते वक्त सायरा को भी साथ ले गई। सलीम घर पर था और मैं तन्हा। किचन में बर्तन धोते वक्त मेरी पुश्त पर उसके कदमों की चाप सुनाई दी। मेरे हाथों में साबुन था। दिल में खौफ ने पलटकर उसे देखा। वो हमेशा की तरह खाली बर्तन लेकर आया था, लेकिन नजरें खाली नहीं थी। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब मैं कभी न देना चाहती थी। खाला नहीं है, कुछ चाहिए तो बता दो, मैंने मामूल के लहजे में कहा। वो खामोश खड़ा रहा, जैसे मेरे लफ्जों के मायने बदलने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आया। पीछे हटो सलीम, मेरी आवाज बुलंद हुई। हाथों से पानी टपक रहा था, लेकिन अब मेरा जिस्म लर्जा नहीं, बल्कि मेरे जिस्म में एक नई ताकत थी। डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी तो। उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि मैंने शोर मचा दिया। खाला, सायरा, कोई है? मेरी चीख सुनकर शायद दरो दीवार भी कांप गए थे, मगर सलीम नहीं। वो बैकग्राउंड में हंसा, एक तंजिया कहका, जैसे जानता हो कि यहाँ कोई नहीं सुनेगा। खाला दरवाजे पर आई और तमाशा मुकम्मल हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? मैं रो रही थी, कप कपा रही थी। खाला, वो मेरे करीब आया और खाला का रद्दे अमल, उनकी आंखों में गुस्सा, आवाज में जिल्लत। अपने इज्जतदार बेटियों पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं? मैं हैरान थी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही खाला, इसने। खाला ने कदम बढ़ाया और मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म करो, इसी छत तले रहती हो, इसी का खाती हो, और बदनाम भी तुम ही करोगी। मेरी आंखें जलने लगी, जिस्म नहीं रूह घायल थी। मैंने कहा, चीख कर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो मेरे करीब आया था। उसकी नजरें। खाला ने हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा दिया। शरीफ लड़कियां शोर नहीं करती, गुनाह छुपाती हैं। बस वो एक जुमला था जो तलवार बनकर मेरे हौसले के कपड़े चीर गया। मैं पलटकर कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया, दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। आज पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि बे आवाज भी हूँ। ये दुनिया सिर्फ उन लड़कियों की सुनती है जो या तो बोलना जानती हैं या मर जाना। मैं न बोलना जानती थी, न मरने के काबिल थी। दिल किया खुद से पूछूं, क्या तुम वाकई इज्जत के काबिल हो या बस तमाशा हो? काश उस दिन कोई होता जो मेरी बात पर यकीन करता, जो मेरे हक में खड़ा होता,
लेकिन उस घर में सच बोलना बदतमीजी और गुनाह से बड़ा जुर्म था और मैंने वो जुर्म कर दिया था। खामोशी से सहना एक वक्त तक मुमकिन होता है, फिर इंसान टूटता नहीं, बस अंदर से कुछ खो देता है। सलीम वाला वाकया गुजरे चंद दिन ही हुए थे, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। न किसी से बात करने का दिल चाहता था, न खुद से। खाला ने वैसा ही बर्ताव जारी रखा, सख्त, जहरीला और एहसान का बोझ जैसे उनके हर जुमले में लिपटा होता। उस दिन मैं तन्हा बाजार गई थी, कपड़े की दुकान से धागा लेना था खाला के लिए, मगर दिल बाजार की भीड़ में किसी सुकून की तलाश कर रहा था। मैं पैदल सड़क पार करने लगी कि अचानक एक तेज गाड़ी ब्रेक चलाते हुए मेरे सामने रुकी। सड़क पर मेरी सांस जैसे कुछ लम्हों के लिए रुक गई। दरवाजा खुला, एक मर्द उतरा, मजबूत, बुलंद कामत और सफेद कमीज के नीचे इत्मीनान लिपटा हुआ। चेहरे पर न घबराहट थी, न माजरत, बस एक नजरों का सुकून और एक गरूर। उसने कुछ लम्हे मुझे देखा, वो नजर जैसे सवाल करती हो, मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ और यहाँ क्यों हूँ। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक अजनबी था जिसकी गाड़ी की तेजी मेरे दिल की धड़कन से कहीं ज्यादा बेरहम थी। नजर नहीं आता तुम्हें, वो बोला। आवाज में तल्खी नहीं, लेकिन नरमी भी नहीं थी। मैं सड़क पर थी, आपने गाड़ी तेज चलाई, मेरी आवाज धीमी थी, मगर लहजे में कपकपाहट नहीं। वो ठहर गया, शायद उसे मेरी खामोश मगर थमी हुई आंखों ने चौंका दिया था। पहली बार लगा कोई मर्द जो मुझे घूर रहा था, वो दिलचस्पी से नहीं, तजस्सुस से देख रहा था। फिर उसने एक आहिस्ता सा जुमला कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी जगह सड़क पर है? मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए। ये सवाल था या तंज? मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि किसी ने जोर से पुकारा, अरहम भाई, फोन है आपका। उसने नजरें मुझ पर जमाई रखी, जैसे मुझे मुकम्मल पढ़ लेना चाहता हो, फिर सर हिलाकर पलट गया। गाड़ी चली गई, धुआं सा पीछे छोड़ गई, लेकिन जो सवाल उसने किया था वो धुआं बनकर मेरे दिल के अंदर भर गया था। क्या वाकई मेरी जगह सड़क पर है? शायद ये पहला शख्स था जिसने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, सवाल किया, और सवाल भी ऐसा जो अंदर तक चुभ गया था। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे वक्त थम गया हो। बाकी सब कुछ चलता रहा, बाजार की आवाजें, लोगों का शोर, बस मेरे अंदर खामोशी बोल रही थी। उसे मैं नहीं जानती थी, न उसका नाम, न उसका मकाम, लेकिन इस तसादुम ने कुछ छुआ था और मुझे खबर न थी कि यही अजनबी मेरे सुकूत की सबसे बुलंद सदा बनने वाला है। बाजार का वो लम्हा बीत गया, मगर उसकी आंखों की तस्वीर जैसे मेरी याददाश्त की दीवार पर नक्श हो गई थी। मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन उस दिन के बाद मैं उसे कभी भूल ना सकी। शायद कुछ आंखें लफ्जों के बगैर भी कहानियां कह देती हैं, और उस दिन उसकी आंखों में पहली बार किसी अजनबी ने मुझे इंसान समझा था, तमाशा नहीं। कुछ दिन बाद हालांकि खुशी देखने वाली थी। घर में रंग बिरंगी चादरें, रसोई में हांडियां और सायरा के लिए नई चूड़ियां। मैं पीछे खड़ी सब देख रही थी और सुन रही थी। सायरा की निस्बत अरहम शाह से तय हो गई है, खाला ने खुशी से ऐलान किया। मेरे कदम जैसे रुक गए। अरहम शाह, वही जिससे सड़क पर मेरा तसादुम हुआ था। क्या दुनिया वाकई इतनी छोटी है कि मेरे हिस्से की बेचैनी हमेशा वही शख्स लाता है जिसे मुझे भूलना होता है? आरम शाह से रिश्ता तय होते ही खाला का रवैया बदल गया। अब वो सायरा से शहजादियों की तरह बर्ताव करती थी और मुझे मजीद छोटा कर दिया गया था। तुम्हारी किस्मत में वही काम है जो नौकरों की बेटियों के नसीब में होते हैं। मेरे काम बढ़ गए थे, मगर मेरा बोलना कम। मैं चुप थी, जैसे कोई तूफान अंदर दबाया हो। जब अरम पहली बार हमारी हवेली आया, सबने उसका इस्तकबाल किया। खाला ने सायरा को नए कपड़ों में सजाकर सामने बिठाया। मैं किचन से शरबत लेकर आई, सर झुका रखा था, लेकिन जैसे ही ट्रे मेज पर रखी, एक तेज निगाह मुझ पर पड़ी। अरम शाह, उसी गरूर, उसी खामोशी, मगर कुछ और भी। ये वही नजर थी जो बाजार में मेरे दिल की धड़कन को रोक गई थी, मगर आज उस नजर में सवाल से ज्यादा पहचान थी। उसने कहा कुछ नहीं, मगर एक लम्हे के लिए उसकी आंखें रुकी थी, जैसे उसका जहन पूछ रहा हो ये वही है, और दिल जवाब दे चुका था, हाँ यही है। सायरा बातें कर रही थी, खाला हंसी हंसी में अरहम के खानदान की तारीफें कर रही थी, और
मैं बस पसे मंजर में कमरे के कोने में उसे नजरों के साए में खड़ी थी। उस दिन से लेकर अगले चंद हफ्तों तक मैं हर जगह उसकी खामोश नजरें महसूस करती रही। वो कुछ कहता नहीं था मगर देखता जरूर था, कभी मेरे जाते हुए, कभी किसी काम में झुके हुए, कभी बर्तन रखते हुए। उसकी निगाहों में जुस्तजू थी, जैसे वो समझना चाहता हो ये कौन है और क्यों मेरी नजरों से बचने की कोशिश करती है। मैं बचती थी क्योंकि मैं जानती थी आरम शाह जैसा शख्स सायरा के लिए चमकता हुआ रिश्ता हो सकता है, मेरे लिए सिर्फ एक और तमाशा बन सकता था। कभी कभी किसी की दिलचस्पी भी खतरा बन जाती है और मुझे खतरा महसूस होने लगा था, उस रिश्ते से नहीं, उसके पीछे छुपी नजरों से। बाज लोग सिर्फ चेहरों से पहचाने जाते हैं और बाज आंखों के पीछे छुपे सवालों से। अरम शाह की आंखें मेरे पीछे चलती रहीं, खामोशी से, बगैर कुछ कहे। मैं कोशिश करती रही उन नजरों से बचने की, लेकिन वो बार बार मुझे घेर लेती थी, कभी शरबत पेश करते वक्त, कभी बर्तन उठाते हुए, कभी छोटे से लॉन में। सबके दरमियान पहले मुझे लगा शायद ये महज तजस्सुस है, फिर समझ आई ये खामोशी का एक नया चेहरा है, एक सवाल जो वो मुझसे नहीं शायद खुद से कर रहा था। कौन थी मैं? बस एक यतीम नौकरानी, जैसे कपड़ों में लिपटी किसी और की तकरीब में बेआवाज शरीक। फिर भी वो बार बार मेरी तरफ पलट कर देखता। सायरा तो उसकी मंगेतर थी और खानदान में ये खबर ऐसे घूम रही थी जैसे सियासत में कोई नया इत्तेहाद हुआ हो। खाला और उनके शोहर सायरा को शहजादी बनाकर हर जगह उसका जिक्र कर रहे थे, मगर अरहम, उसकी नजरें सायरा पर नहीं किसी और तरफ होती थी। मुझे याद है एक बार सब हाल में बैठे थे, मैंने सायरा को चाय पेश की, फिर चुपके से पलटने लगी। पीछे से आवाज आई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं रुकी, जैसे वक्त थम गया हो। दिल ने कहा सीधा ना देखना, मगर मैं पलटी, नजरें उसकी आंखों से टकराई। नूर। मेरी आवाज मेरे नाम से भी मध्यम थी। उसने बस इतना ही कहा, अच्छा। फिर खामोशी, मगर वो खामोशी कुछ कह रही थी। अरम शाह को समझ आ चुका था कि ये वो रिश्ता नहीं जिसमें वो सुकून ढूंढ रहा है। सायरा की मस्नूई हंसी, खाला की बनावटी मोहब्बत, खानदान की झूठी इज्जत उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी, और वो एक ऐसा शख्स जो खुद भी आजादी से खौफजदा था, अब कैद के खिलाफ दिल में बगावत पालने लगा था। शायद उसे मेरी सादगी में सुकून महसूस हुआ था या मेरी खामोशी में सवाल, मगर जो भी था वो जान चुका था कि वो इस रिश्ते का कैदी बनने नहीं जा रहा। तभी उसने वो फैसला लिया जिसने ना सिर्फ सारी तकरीब का रंग बदला, बल्कि सबको एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहां सच्चाई और साजिश एक ही रंग में दिखाई देने लगी। शादी से एक रात पहले मैंने सुना खाला किसी से कह रही थी, बस निकाह का महर तय हो गया है, कल सब रस्मी तौर पर हो जाएगा। उनकी आवाज में फख्र था, जैसे उनकी बेटी का रिश्ता बादशाहों से हो रहा हो। लेकिन उस रात अरम ने फोन पर किसी से धीमी आवाज में कहा, मेहर की रकम गायब करवा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं पास नहीं थी, लेकिन हवा में उड़ते सरगोशी ने मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। क्या मैंने सही सुना था? क्या वो खुद अपने ही निकाह को रोकने जा रहा था या कुछ और? अरम शाह ने चुपके से खेल की बुनियाद रख दी थी, ऐसा खेल जिसमें मेहर की रकम सिर्फ एक बहाना थी। असली मूव तो वो निकाह था जिसकी कोई खबर नहीं थी, ना खाला को, ना सायरा को, ना मुझे। और इस कहानी का सबसे पहला मेहर। कभी कभी जिंदगी अपने ही लिखे हुए सफ़े को फाड़ कर नए अल्फाज से शुरू करती है, और वो दिन मेरी जिंदगी का वही नया सफ़ा था जिस पर मेरी मर्जी के बगैर एक नया उन्वान लिखा गया। शादी का दिन था, घर मेहमानों से भरा हुआ था, खाला की आवाज सब जगह गूंज रही थी, सायरा की सजी सवरी शक्ल हर निगाह में रोशनी की तरह झलक रही थी, और मैं पसे मंजर में साए की मानिद। मेरे हाथ मेहंदी से नहीं, बर्तनों की सूंधी खुशबू से रंगे थे, लबों पर हंसी नहीं, काम की थकन थी, मगर दिल अजीब बेचैनी में डूबा हुआ था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। तकरीब जोरों पर थी कि अचानक एक चीख नुमा आवाज सुनाई दी, महर की रकम कहाँ गई? पूरे हाल में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार, मेहमान, खवातीन सब एक दूसरे को देखने लगे। दूल्हे के वालिद की परेशानी चेहरे पर साफ लिखी थी। मैंने सायरा की तरफ देखा, वो घबरा गई थी। खाला ने झट सारी नजरें मुझ पर मस्कूर की, जैसे उन्हें मौके का इंतजार था, इसी ने ली होगी। खाला की आवाज तेज, कड़वी और जहरीली थी।
मेरी सांस जैसे रुक गई। हाँ तुम ही, सुबह से तुम ही इधर उधर जा रही हो। किसी को भेजा था पैसे रखने? नहीं खाला, मैंने नहीं। झूठ मत बोलो। खाला ने मेरे बाजू को झटका दिया। आवाज बुलंद हो गई। चोरी की आदत तो बचपन से ही है ना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबके बीच खड़ी थी और हर नजर मुझे गुनहगार की तरह देख रही थी। मैंने घबरा कर सबकी तरफ देखा, शायद कोई मेरी सफाई दे, मगर हर चेहरा या तो नजरें चुरा रहा था या तमाशा देखने में मसरूफ था। मैंने नहीं ली। मैं कसम खाती हूँ। मेरी आवाज में कपकपाहट थी और दिल में बेबसी। तब एक कदमों की आवाज सुनाई दी। अरहम शाह आहिस्तगी से आगे बढ़ा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसके जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। अरहम चंद लम्हे रुका, मेरी तरफ देखा और फिर अपनी मखसूस संजीदगी से कहा, मेहर की रकम अगर इसी ने ली है तो निकाह भी अब इसी से होगा। जैसे किसी ने पूरे हाल में पानी फेर दिया हो। कोई कुछ बोल ना सका। खाला का मुंह खुला रह गया। सायरा का चेहरा सफेद पड़ गया और मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया। क्या क्या कहा आपने? खाला ने कांपती आवाज में पूछा। अरहम ने सुकून से दोबारा दोहराया, निकाह अब इसी से होगा। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया। मैं बोल नहीं पाई। मेरी आंखें, चेहरा, हाथ सब सवाल बन गए। लेकिन अरहम ने मेरी तरफ नहीं देखा। वो सबसे मुखातिब था, जैसे वो फैसला किसी जज्बे से नहीं, किसी हिसाब से कर रहा हो। मौलवी साहब को बुलाया गया। निकाह की रस्म शुरू हुई और मैं सुन खड़ी थी। कबूल है, ये सवाल 3 बार दोहराया गया और मैंने तीनों बार सिर्फ होंठ हिलाए। कबूल तो किया था, लेकिन क्या? अरहम शाह की ये चाल मेरे लिए इंसाफ थी, सजा या एक साजिश? मैं कुछ नहीं जानती थी। बस इतना मालूम था कि वो निकाह मेरे अख्तियार के बगैर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। निकाह का कागजी ऐलान हो चुका था, लेकिन एहसास वो अभी भी कहीं दूर धुंध में लिपटा खड़ा था। कमरे में निकाह के बाद जो खामोशी फैली वो मेरी जिंदगी के सबसे तवील लम्हों में बदल गई। लोगों के चेहरों पर हैरत थी, जुबानों पर सवाल और दिलों में नफरत। जैसे मैं वो पर्दा हूँ जिस पर सबने अपनी जिल्लत छुपाने की कोशिश की हो। अगली सुबह मुझे इत्तला मिली थी, अरहम शाह के साथ गांव जाना होगा। वहीं तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होगा। नई जिंदगी। मैं मुस्कुराई नहीं, बस सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी कभी पुराना कहलाने के काबिल भी थी? गाड़ी चलती रही और रास्ते में ना कोई बात हुई, ना कोई सवाल। अरहम मेरी बगल में बैठा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे दोनों के दरमियान सदियों की खामोशी बैठी हो। मैंने कई बार उसकी तरफ देखना चाहा, लेकिन उसकी निगाह खिड़की से बाहर चिपके मंजर पर जमी रही। उसके लब बंद थे, जैसे वो कुछ बोझ लिए जा रहा हो, लेकिन वो बोझ शायद मैं थी। गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। एक बड़ी सी हवेली, ऊंचे दरवाजे, पुराने सतून, खामोश दरो दीवार, उनकी पुरानी ईंटों में जैसे कई नस्लों की सर्द कहानियां छुपी थी। दरवाजा खुला और एक मुठभेड़ उम्र की औरत सामने आई। चेहरे पर नागवारी, आंखों में हिकारत। यही है? उसने अरहम से पूछा। अरहम ने सिर्फ सर हिलाया। वो औरत एक तरफ हो गई, जैसे मुझ पर पर्दा डालकर आगे बढ़ने का रास्ता दे रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जमीन से भी कमतर समझ रही थी। हवेली के अंदर कदम रखा तो सब नजरें मुझ पर जम गईं, जैसे मैं कोई मेहमान नहीं, सजा हूँ जो गलती से यहाँ आ गई है। ये वही लड़की है जिस पर मेहर की रकम चोरी का इल्जाम लगा था ना? अरहम भाई को ऐसे क्या मजबूरी थी कि ये फैसला लेना पड़ा? ये जुमले मुझे सुनने नहीं पड़े, सिर्फ महसूस करने पड़े, क्योंकि यहाँ अल्फाज जुबान से ज्यादा आंखों में बोलते हैं। अरहम पूरे वक्त खामोश रहा, ना मुझे मुखातिब किया, ना किसी से मेरा तारुफ करवाया। ये वही शख्स था जिसने सबके सामने निकाह का फैसला सुनाया था, और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही उस फैसले से इनकार कर रहा हो। मेरे लिए हवेली में एक पुराना तंग सा कमरा मुख्तस किया गया था। ना कालीन, ना रोशनियां, ना कोई खिड़की, बस एक बिस्तर, और खामोशी से कपड़े रखकर मैं बैठ गई। दीवारों पर हाथ फेरते हुए उनके जख्मों को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे ये दरो दीवार भी मेरी तरह कुछ कहने को तरस रहे हों,
और उनमें एक सवाल गूंज रहा था, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? शाम को खाने की मेज पर बुलाया गया। सब लोग पहले से बैठे थे। मैं दरवाजे पर रुकी रही। किसी ने जगह ऑफर नहीं की, किसी ने नहीं बुलाया। आरम भी वही था, लेकिन उसने एक बार भी नजर उठाकर मेरी मौजूदगी को तस्लीम ना किया। दिल ने कहा पलट जाओ, लेकिन मैं रुकी रही, क्योंकि यहाँ से पलटने का अख्तियार मेरे पास कभी था ही नहीं। उस रात मैंने कमरे की रोशनी बंद करके चुपचाप दरवाजा बंद किया और कोने में बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये निकाह मेरी इज्जत बचा गया था या मेरी पहचान छीन कर ले गया था। और अरम शाह, वही शख्स जिसने सबके सामने ऐलान किया था, आज उसकी खामोशी मुझसे मेरी मौजूदगी का जवाब छीन रही थी। शायद सबने सच ही कहा था, मैं चोरी की सजा थी। हवेली के दरो दीवार सिर्फ पुराने नहीं थे, वो वक्त से ज्यादा तलखी से बोए गए थे। यहाँ हर कदम पर फर्क था, लिबास का, बोलचाल का, बर्तन रखने के अंदाज का भी। कहाँ कौन बैठेगा, कौन पहले खाएगा और किसकी बात काबिले सुनाई है, ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। और मैं उस फहरिस्त में कहीं नहीं थी। सुबह जब मैं सहन में झाड़ू दे रही थी, पीछे से सुना, अरे वो ही लड़की है ना जो अरम की जबरदस्ती बीवी बनी। बीवी, वो तो सजा है। दूसरी औरत की हंसी में ऐसा जहर था जिसने मेरे कान झुंझला दिए। मैं कुछ कह ना सकी, सिर्फ झाड़ू का रुख बदल लिया, जैसे जमीन पर गिरी पड़ी गर्द ही मेरी शनाख्त हो। किचन में, सहन में, हवेली की राहदारियों में जहाँ भी जाती, नजरें जैसे चुभने लगती। नौकरानियों के होठों पर मुस्कुराहट ना थी, बस हिकारत थी। बुजुर्ग खवातीन की बातों में गलती, जिल्लत और बदनामी जैसे अल्फाज रोज सुनने को मिलते। और सलीम, अब वो भी यहाँ था। पहले दिन तो खामोश रहा, लेकिन फिर उसके तेवर बदलने लगे। वो कभी मेरे करीब आकर आहिस्तगी से कहता, क्या बात है बीबी, अब तो बहुत इज्जतदार बन गई हो, लेकिन भूलना नहीं, असल पहचान तो वही है जो तुम्हारे माजी में थी। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती और चेहरे पर बेबसी फैल जाती। मैं खामोशी से पलट जाती, लेकिन दिल में एक सवाल सर उठाता, क्या अरम को सब पता है? और अगर है तो वो कुछ कहता क्यों नहीं? एक दिन जब मैं सहन में पौधों को पानी दे रही थी, सलीम और अरम की आवाजें सुनाई दी। सर, आपको पहले ही कहा था, ये लड़की चालाक है, उसने मंसूबा बनाया होगा, आप जैसे मासूम को फांस लिया। अब तो सब खानदान का तमाशा बन चुका है। अरम खामोश खड़ा था। मैं झुककर पौधों की जड़ों में पानी डालने लगी, जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन सच तो ये था कि वो हर लफ्ज मेरे अंदर चुभ रहा था। आपके वालिद तो बहुत नाराज हैं सर। वो कहते हैं निकाह तो खत्म होगा ही, बदनामी का धब्बा भी धुलना चाहिए। कोई इनकार, कोई वजाहत, कुछ भी नहीं। मैंने आहिस्ता से नजरें उठाकर देखा। अरम बस उसे देख रहा था, जैसे अल्फाज को जज्ब कर रहा हो, जैसे वो फैसला कर रहा हो, मगर अभी कुछ कहना नहीं चाहता। उसी शाम जब सब लोग बैठे थे, मैं चाय लेकर आई। अरम वही था और सलीम भी। मेरे हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। चाय रखकर पलटी तो अचानक सलीम ने एक तंजिया जुमला छोड़ा, चाय अच्छी बनाती है, ये बाकी काम भी बड़े दिल से करती होगी। एक दो लोग हंस दिए। हालांकि बहन ने खांस कर नजरें फेरी। अरम ने सुना, यकीनन सुना, लेकिन उसकी तरफ से बस खामोशी आई, ना गुस्सा, ना हिमायत, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। रात को मैं कमरे में बैठी थी। अंधेरा था, लेकिन अंदर जो हलचल थी वो अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरी थी। क्या अरम भी इन सब जैसा है? क्या वो भी उन लोगों में से है जो खामोशी को हाँ समझते हैं, या फिर वो इतना मजबूर है कि कुछ कह भी नहीं सकता? मैं बार बार दिल को समझाती, वो वही शख्स है जिसने सबके सामने निकाह का ऐलान किया था, वो ऐसा कैसे हो सकता है? मगर फिर दिमाग कहता, मोहब्बत की बुनियाद अगर खामोशी हो तो शक भी वहीं से जन्म लेता है। और मुझे इस खामोशी से अब खौफ आने लगा था। बाज रातें दिन से ज्यादा बोलती हैं और बाज खामोशियां चीखों से ज्यादा गूंज रखती हैं। वो रात उन्हीं में से एक थी। गांव की फिजा जैसे किसी अनजाने अंदेशे से बोझल थी। आसमान मुसलसल गरज रहा था और हवाएं खिड़कियों को इस तरह पीट रही थी जैसे किसी अंदर कैद जान को रिहाई चाहिए थी। मैं अपने कमरे में तन्हा बैठी थी। कमरे के कोने में तकिए से लगी हुई, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, सिर्फ बारिश की रिमझिम और मेरे अंदर का शोर।
हवेली में बिजली चली गई थी और मेरे दिल का सुकून भी शायद उसी के साथ ही रुखसत हो चुका था। मैं उठकर मोमबत्ती जलाना चाहती थी, मगर हाथों में इतनी सकत ना रही। क्या फर्क पड़ता था, अंधेरे से डरने वालों को तो तभी तक हौसला होता है जब कोई आंख उनकी तन्हाई देख सके। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ दीवारें थीं, पुरानी, खामोश, साकित, और उन दीवारों के कान थे जो दिन भर सबकी आवाजें सुनते और रात में मेरी सिसकियों की गवाही देते। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रही थी, न चीख रही थी, न चिल्ला रही थी, बस अंदर से टूटती जा रही थी। आरम ने कुछ नहीं कहा, यही एक जुमला मेरे जहन में गूंज रहा था। सलीम की हर बात, हर जहर, सब उसने सुना, मगर लब नहीं हिलाए। तो क्या वो भी उन सब जैसा है, या मेरी अहमियत इतनी भी नहीं रही कि मेरे हक में एक जुमला बोला जा सके। दरवाजे पर आहट हुई, मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी। कमरे का दरवाजा आहिस्ते से खुला। मैंने आंखें साफ की, लेकिन रोशनी न होने की वजह से चेहरा ना देख सकी, सिर्फ कदमों की चाप पहचानी। अरहम वो कमरे में दाखिल हुआ, बगैर कुछ कहे। मैं बदस्तूर कोने में बैठी रही, चुपचाप। चंद लम्हे वो खड़ा रहा, शायद मुझे देख रहा था। फिर वो आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ा और हाथ में पकड़ा कंबल मेरे ऊपर रख दिया। मेरे हाथ उस कंबल को थामने की बजाय लरस गए। न उसने कुछ कहा, न मैंने कुछ पूछा, और वो पलट गया। बस इतना ही, सिर्फ एक कंबल। और उसके जाने के बाद कमरे में जैसे एक और हवा दाखिल हो गई थी, वो जो लफ्जों से नहीं, मौजूदगी से तसल्ली देती है। उस रात पहली बार मेरी सिसकियां थम गईं। पहली बार उस खामोशी ने मुझे तकलीफ नहीं दी, बल्कि लगा जैसे कोई पहली बार मेरी बेआवाज चीख सुन पाया हो। कभी कभी कोई शख्स सिर्फ एक लम्हे से बहुत कुछ कह जाता है, और अरम का वो कंबल शायद उसका पहला लफ्ज था, न मोहब्बत का, न हमदर्दी का, बस एक खामोश ऐलान कि मैं सब देख रहा हूँ। रात बीत गई, बिजली आ गई, रोशनी वापस आ गई, लेकिन मेरे अंदर जो सकून था उसमें पहली बार एक सांस शामिल हुई थी। ऐसा लगा जैसे शायद मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, और शायद अरहम बिल्कुल वैसा भी नहीं जैसा सब सोचते हैं। मोहब्बत अगर खामोशी से जन्म लेती है तो नफरत शोर मचाती है, और गांव की गलियों में मेरी खामोशी चीखों में बदल दी गई थी। सुबह जब सहन में कदम रखा, तब महसूस हुआ कि दीवारें सिर्फ पुरानी नहीं, दुश्मन भी हो सकती हैं। दो औरतें मिट्टी से भरे गमलों के साथ बैठी थीं। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा, और दोनों ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं गंदे पानी से भी सस्ती हूँ। आरम को फंसा लिया होगा, गरीब लड़की है, ऐसी तो होती ही चालाक है, माँ बाप नहीं, किरदार भी वैसा ही होगा। ये वो जुमले थे जो मेरे कानों तक नहीं, सीधे दिल में उतरे थे। मैं चुप थी जैसे हमेशा, लेकिन अब खामोशी में जख्म हरे होने लगे थे। और फिर दोपहर को वो हुआ जिसने मेरी हस्ती को सबके सामने चैलेंज कर दिया। अरम की पुप्पो हवेली की बाअसर औरत, खानदानी बुजुर्ग, अपने नरखरे में जहर और लहजे में हाकमियत रखती थी। उन्होंने दोपहर के खाने पर सब खानदान को बिठा लिया, सिर्फ एक बात के लिए। अरम की शादी को एक मजाक बना दिया गया है। उनके जुमले ने सबको साकित कर दिया। एक गुमनाम लड़की जिसका ना माजी पता, ना खानदान, उससे निकाह सिर्फ इसलिए कि मेहर की रकम गुम हुई, ये कोई वजह है? अरम वही बैठा था, खामोश। मेरे दिल में धड़कनों ने तेज रफ्तार अख्तियार की, जैसे हर लफ्ज मेरे गिर्द दायरा बना रहा हो। फूफो ने सबको घूरते हुए कहा, अगर अरम को होश है तो अभी तलाक दे, खानदान की इज्जत बचा ले। सब निगाहें अब अरम पर थी, और फिर मुझ पर। मैंने अपने कदमों की तरफ देखा, जैसे उनसे पूछ रही हूँ, क्या हमें यहाँ रहने का कोई हक है? मेरे लब हिले बगैर आवाज के। फिर मैं उठी, आहिस्ता से, बगैर शोर के। मैं जा रही हूँ। मेरी आवाज टूटती हुई मगर साफ थी। अगर मेरी मौजूदगी इतनी बोझ है तो मैं इस छत के नीचे नहीं रह सकती। यहाँ मेरी इज्जत को सच जानने की भी फुर्सत ना हो। फिर कदम उठे, लेकिन जमीन जैसे भारी हो गई थी। मैं जाने ही वाली थी कि वो आवाज आई, वो ही जो हमेशा खामोश रहती थी। अरहम शाह की, एक कदम भी मत बढ़ाना। मैं ठहर गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो आहिस्ता से उठा, जैसे हर लफ्ज तोलकर लबों पर ला रहा हो। ये लड़की मेरी बीवी है, निकाह मेरी मर्जी से हुआ था, और जो मेरे घर में रहेगा वो भी मेरी मर्जी से रहेगा। फुप्पो की आंखों में आग दहकने लगी थी। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो अरहम? अरहम ने नजरें चीर कर कहा, अगर किसी को मसला है तो वो खुद जा सकता है। इज्जत का रिश्ता खून से नहीं, नीयत से बनता है, और इस लड़की की नीयत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।
एक लम्हे को जैसे सब जम गए। फुफ्फो का गरूर टूटा नहीं था, मगर चेहरे पर हैरत थी। बाकी सब साकित, और मैं पहली बार मेरे वजूद में तहफ्फुज उतरा था। उस रात कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अब तकलीफ नहीं दे रही थी। वो कंबल जो अरम ने चंद दिन पहले मेरे ऊपर रखा था, आज उसके लफ्जों की तरह मेरे दिल पर पड़ा था। और पहली बार मुझे लगा शायद मैं उस घर की नहीं, बल्कि उस फैसले की मुकम्मल हकदार हूँ। अरहम के जुमले, उसके दिफा में कही गई वो सादा सी सच्चाई, ये मेरी बीवी है, मेरे अंदर पहली बार जिंदगी की रंग को बनकर उतरी थी। मुझे लगा था शायद मेरा मकाम अब तय हो चुका है, शायद अब ये खानदान मुझे कबूल करने के मरहले पर आ गया है, शायद अब आगे सिर्फ बेहतरी है। लेकिन शायद हमेशा एक धोखा होता है। अगली सुबह हवेली में सब तैयारियां हो रही थी, खाने का एहतमाम, लॉन की सफाई, मेहमानों की आमद की फहरिस्त, जैसे कोई बड़ी तकरीब हो। मैं बावर्ची खाने में काम करते हुए सुनती रही। फिजा में कुछ अजीब सा जोश था। वजीर साहब आ रहे हैं, अरहम के वालिद बहुत खास ऐलान करने वाले हैं, सुना है शहर के बड़े सियासतदान भी आएंगे। मेरे हाथ से चम्मच गिर पड़ा, दिल में एक अनजानी बेचैनी ने जगह ली। तकरीब शुरू हुई। गांव के मुअज़्ज़िज़ अफराद, शहर के सियासतदान, कैमरे, सहाफी, हवेली की रोशनियों में जो कुछ छुपाया गया था, आज वो मंजरे आम पर आने को था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी, पर्दे की ओट में, ना मुकम्मल छुपी हुई, ना मुकम्मल सामने। अरहम की नजरें कहीं और थी। वो सफेद कुर्ते में सादा मगर पुर असर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो कल रात उसके लहजे में था। फिर अरहम के वालिद माइक पर आए। जैसे ही उनकी आवाज बुलंद हुई, पूरा हाल खामोश हो गया। आज का दिन हमारे खानदान के लिए अहम है। अरहम का निकाह जो कुछ दिन कबल हुआ था, वो एक वक्ती कदम था। मजबूरी के तहत मेरी सांस एक लम्हे को रुक गई। मेरी नजरें अरहम की तरफ गईं, जो बेहरकत खड़ा था। अब हमने फैसला किया है कि अरहम की असली शादी शहर की मुअज़्ज़िज़ सियासतदान की बेटी से की जाए। तालियां बजी, कुछ चेहरे रोशन हो गए, कुछ सवालिया, और मैं कुछ भी ना सुन पाई। उस वक्त मेरी समात जैसे दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने कहा था बीवी है मेरी, और आज उसका बाप कह रहा था ये निकाह वक्ती था, और अरहम वो वहीं खड़ा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। न उसने मुखालफत की, न वजाहत, न मेरी तरफ देखा, न उनकी तरफ। मैं वापस पलट गई, कदमों में लर्जिश थी, दिल में सवाल किया, ये निकाह वाकई वक्ती था? क्या मैं सिर्फ एक जुमले की कीमत थी जो उसने गुस्से में बोल दिया था? क्या मेरा रिश्ता सिर्फ उसकी जिद था, उसकी बगावत? और अगर नहीं, तो वो खामोश क्यों था? कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। सजदा नहीं किया, लेकिन हाथ दुआ के अंदाज में जुड़ गए। या अल्लाह, अगर ये सब मेरी इज्जत का सौदा है, तो मेरा सब्र खत्म होने से पहले कोई इशारा भेज दे। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था, ये रिश्ता अगर उसके लिए बोझ है, तो मैं वो बोझ बने रहने से इनकार करती हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती थी वो एक बार आंखों में देखकर कहे कि मैं गलत थी। अरहम की खामोशी ने मेरी हिम्मत तोड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ अंदर से बुझा जरूर दिया था। जिस शख्स ने सबके सामने मेरा नाम लिया, मेरी पहचान बनने का दावा किया, जब वही आवाज छीन ले तो लफ्ज नहीं, रिश्ता ही बेमानी हो जाता है। मैंने आखिरी बार उसे उस वक्त देखा था जब वो गांव की बैठक में सबके बीच खड़ा था। मैंने निगाहों से उससे एक जुमला मांगा था, कहो कि ये सब झूठ है, कहो कि तुम मेरे साथ हो। मगर उसके लब खामोश रहे, और खामोशी अक्सर इनकार से भी ज्यादा जोर से गूंजती है। उसी रात मैंने फैसला कर लिया, मैं जा रही हूँ अरहम। मेरे अल्फाज सीधे थे, नरम नहीं। वो मुझे देखता रहा जैसे कोई मंजर याद रखना चाहता हो। फिर धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मेरी जिंदगी अब मेरे बस में नहीं रही। एक लम्हे को लगा जैसे उसने मुझे धकेलकर बाहर नहीं किया, बल्कि खुद पीछे हट गया है। और शायद वही लम्हा हमारा आखिरी साथ था। शहर में कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। न पहचानने वाली नजरें, न दरो दीवार जो मेरा माजी जानते हूँ। मैंने एनजीओ ज्वाइन की जो खवातीन के हकूक के लिए काम करती थी। वहाँ आकर पहली बार महसूस हुआ कि आवाज सिर्फ बोलने से नहीं निकलती, इंसाफ के लिए चलने से भी आती है। मेरी कहानी जो हमेशा शर्मिंदगी में छुपी रही, अब ताकत बनने लगी थी। मेरी सच्चाई को अल्फाज मिल गए थे, और मेरे जख्मों को मकसद। महीने गुजरने लगे, अरहम का चेहरा ख्वाब बन गया था, और ख्वाब वक्त के साथ मध्यम हो जाते हैं,
मैंने खुद को इस काम में मसरूफ रखा जैसे माजी को धकेलना चाहती थी, मगर यादें हमेशा की तरह रास्ता तलाश कर ही लेती हैं। एक दिन एक उम्र रसीदा औरत मेरे पास आई, आंसू उसकी पलकों पर रुके हुए थे और हाथ में एक फाइल थी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने हैरानी से उसे देखा। अरुण ने निकाह खत्म नहीं किया, बल्कि अदालत में भी कहा कि वो तुम्हें बीवी मानता है और किसी और निकाह का सवाल ही नहीं। मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वो अब भी तुम्हें अपनी बीवी मानता है। मेरे लब साकित हो गए, दिल धड़कने लगा जैसे कोई पुरानी बात वापस आ गई हो। वो खामोशी जो मैंने छोड़ दी थी, क्या वो किसी और रूप में मेरे साथ चल रही थी? मैं खिड़की के पास आई, आसमान को देखा। क्या ये सच था? क्या वो शख्स जो खुद को बेबस कहकर खामोश हो गया था, अब भी मेरे वजूद को अपनी पहचान मानता है? मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा, लेकिन साथ ही कुछ जम भी गया। ये महज एक जुमला नहीं था, ये मेरी सारी जिद्दोजहद का दूसरा पहलू था। अब मुझे फैसला करना था कि मैं सच्चाई को फिर से कबूल करूं या अपनी नई पहचान पर चलती रहूं। लेकिन इतना जरूर जान चुकी थी, रिश्ते अगर खामोशी से टूटते हैं तो सच्चाई अक्सर दूरी के बाद वापस लौटती है। और शायद ये दूरी हमारी कहानी का आखिरी वक्फा नहीं, एक नया आगाज थी। सच्चाई अक्सर वक्त लेती है, मगर जब वो लौटती है तो रास्ते बदल देती है। अरम ने निकाह खत्म नहीं किया था, वो मुझे अब भी अपनी बीवी मानता था। इस खबर ने मेरे अंदर के सवालों को वक्ती तौर पर खामोश जरूर किया था, मगर फैसला नहीं बदला। मैं अपने मिशन में मसरूफ थी, औरतों को आवाज देना सिखा रही थी, खुद अपने लिए लड़ने की ताकत। मगर फिर सच के पहलू बदल गए। एक सुबह दफ्तर आते ही मेरी कुलीग ने टीवी स्क्रीन पर इशारा किया। देखा, ये तुम्हारा मतलब अरुण शाह। मैंने निगाह उठाई। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बाअसर सियासी खानदान के चश्मो चिराग अरुण शाह पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम। तफ्तीश के बाद अरुण शाह को जेल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। ये झूठ हो सकता है। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। पता करो, ये सिर्फ सियासत है या इंतकाम? 2 दिन तक मैंने खुद को रोके रखा, जैसे ये खबर महज सुर्खी होकर गुजर जाएगी। लेकिन सच्चाई वही थी जो स्क्रीन से चीख रही थी। और फिर अंदर का वो हिस्सा जाग गया जो कभी खुद इंसाफ की तलाश में सिसकता था। मैं खामोश नहीं रह सकती थी। जो शख्स मेरे लिए खड़ा हुआ, जिसने सबके सामने मुझे बीवी माना जब सब मेरा साथ छोड़ चुके थे, आज वो तन्हा क्यों लड़े? मैंने सबूत जमा करने शुरू किए। अरम के दस्तखत शुदा प्रोजेक्ट फाइल, ट्रांजैक्शन, डीलर्स मीटिंग रिकॉर्डिंग्स और उन सबके पीछे मौजूद असल कहानी। सियासतदानों की वो चाल जिसने एक बेकसूर को मुजरिम बनाना चाहा। मैंने एनजीओ के वकील के साथ एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने सच रखा। ये इल्जामात करप्शन के नहीं, इंतकाम के हैं। उस शख्स को निशाना बनाया गया क्योंकि उसने खानदान की जिद और सियासत का रुख मोड़ दिया था। मैंने चैनल से वक्त लिया और पहली बार लाइव कैमरे के सामने बैठ गई। सब हैरान थे और मैं पुरसुकून। मेजबान ने पहला सवाल पूछा, आपके मुताबिक ये इल्जामात गलत हैं? मैंने माइक थामकर कहा, जिसने मेरे लिए सबके खिलाफ खड़े होकर निकाह किया, जिसने मुझे जिंदगी का हक दिया, मैं उस शख्स के खिलाफ झूठ बोलने वालों के सामने खामोश नहीं रह सकती। आज अगर अरुण शाह पर इल्जाम है तो मैं उसका माजी जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो कैसा इंसान है। मेरे पास सब सबूत हैं और मैं उसकी बीवी हूँ। सब साकित लफ्जों में बगावत थी, मगर चेहरे पर सुकून। मैंने कहा, जिसने मेरा साथ दिया था, अब मैं उसका सच बनकर सामने आऊंगी। मीडिया हाला बन गया था। सोशल मीडिया पर मेरी तकरीर वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ये वो लड़की है जिसे सच कहना आ गया है। अरम के वकील ने नई शवाहिद पेश किए, इल्जामात झूठे निकले। चंद दिन बाद अदालत ने अरम को बाइज्जत बरी कर दिया। जब वो जेल से बाहर आया, मैं गेट के पास खड़ी थी। उसने मुझे देखा, आंखों में एक सवाल लेकिन लबों पर वही खामोशी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। पहली बार अपनी मर्जी से, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, उसने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी आखिरी और पहली लड़ाई हो। मैंने उस दिन जाना कि बगावत सिर्फ खानदान के खिलाफ नहीं होती, कभी कभी वो खामोशी के खिलाफ भी होती है। और मैं अब खामोशी का हिस्सा नहीं थी। कुछ रिश्ते कागजों पर लिखे जाते हैं और कुछ दिल की स्याही से। अरम के हाथ में जब अदालत के फैसले की कॉपी थी, उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी थी। मैं खामोश खड़ी थी, लेकिन अंदर से मुकम्मल थी। वो जो मेरी खामोशी से वाकिफ था, आज मेरी आवाज बन गया था।
اور میں جو برسوں خود کو मुकम्मल मानने से कतराती थी, आज उसकी नजरों में अपनी पहचान तलाश ना कर रही थी बल्कि महसूस कर रही थी। हमने गांव वापसी का फैसला खुद किया, ना किसी मजबूरी में, ना किसी दबाव में, बल्कि अपने अज़म के साथ। वो ही गांव जो कभी मेरे लिए कैद खाना था, आज मैं वहाँ इंसाफ, अख्तियार और इल्म लेकर वापस लौट रही थी। पहला कदम औरत के लिए एक खुद मुख्तियारी मरकज का कयाम था। नूर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर मेरे नाम से जुड़ा, मगर हर उस औरत की कहानी के लिए जो कभी खामोश रही थी। हमने उन लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जो चुपके चुपके किताबें देखती थी मगर छू नहीं सकती थी, और हमने अस्पताल की बुनियाद रखी जहाँ गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा, और मैं गांव की लड़कियों को ख्वाब देखने की इजाजत देने लगी। खाला का जिक्र दिल के किसी धुंधलाए गोशे में था। फुप्पो की नजरें झुकी हुई थी और सलीम कब का नौकरी छोड़कर जा चुका था। शायद उसके पास अब जहर बेचने का बाजार नहीं बचा था। एक दिन हवेली के सहन में सब खानदान, गांव के लोग और मीडिया मौजूद थे। हम अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में थे और हमने सबके सामने माइक संभाला। आज मैं सिर्फ एक शोहर, एक बेटा या एक सियासतदान की हैसियत से नहीं आया, मैं उस शख्स की हैसियत से आया हूँ जिसे मोहब्बत के मायने तब समझ आए जब उसने खुद को बेबस पाया। सब खामोश थे। मेरे लिए निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो एक बगावत थी, एक वादा। और आज मैं जब अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मुकम्मल कहानी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए मगर लबों पर वो मुस्कुराहट थी जो कभी जिंदगी में पहली बार महसूस हुई थी। लोगों ने तालियां बजाईं लेकिन मेरे अंदर सिर्फ सुकून बज रहा था। ये मोहब्बत की जीत थी, ना कोई फिल्मी अंजाम, ना ख्वाबों जैसा मंजर, बस सच जो आखिरकार सबके सामने आ गया था। और अब जब रात के सन्नाटे में माजी की तलखियां मुझे छूने की कोशिश करती, मैं उस शख्स के सीने पर सर रखकर सो जाती जिसने मेरे लिए सिर्फ अल्फाज नहीं, दुनिया के सामने खड़े होकर वफा का अलम थाम लिया था। ये मेरी कहानी नहीं, ये हर उस लड़की की जीत है जिसने खामोशी से आगाज किया और मोहब्बत की रोशनी तक पहुंच गई।